अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। एक बार फिर बहुत टाइम बाद मुलाकात हो रही है। क्या करें, बस टाइम का इशू है थोड़ा, बट जब भी टाइम मिलता है आपके सामने हाजिर हो जाते हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पॉज पेपर्स के एमसीक्यू, जिसमें यूएचएस, एनटीएस आपने हमने देख लिया होगा और पीएमसी के हैं। पहले मैंने सोचा कि मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एमसीक्यूज करवा लेता हूँ, जिसकी डिमांड लास्ट ईयर से आ रही थी, बट वो टेस्ट हो गया खैर से। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, मैं पास पेपर्स भी करवा लेता हूँ, क्योंकि लास्ट में ना बच्चे फिर बोलते हैं सर पास पेपर्स करवाएं, या फिर मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ लेते हैं, ठीक है, या फिर वो खुद खुद हल करते हैं तो मुश्किल हो जाती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पास पेपर करवाया जाए। उससे क्या होगा कि पहले में अगर मैं सिर्फ एमसीक्यूज करवाता तो उससे सिर्फ एमसीक्यूज होते। अभी यहाँ पे पास पेपर के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी होगी और उसके साथ साथ आपके जो है ना एमसीक्यूज और पास पेपर्स भी हो जाएंगे, मतलब 2 in 1 या 3 in 1 बोल सकते हो। तो चलो गाइस शुरू करते हैं। हमारा पहला एमसीक्यू है, अब पार्टिकल कैरिंग, ये वाला देख लें, ठीक है। A particle, a particle carrying a charge of 2e falls through a potential difference of 3v. Calculate the energy required by it UHS 2019। ठीक है, ये यूएचएस में 2009 में आया एमसीक्यू, जिसमें हमसे क्या पूछ रहा है, क्या पार्टिकल कैरिंग ए चार्ज, ठीक है, आपके पास क्यू कितनी है 2e, फॉल्स थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस, आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है 3v, और कैलकुलेट द एनर्जी, आपको क्या फाइंड करनी है, एनर्जी फाइंड करनी है। ई लिख दो या फिर यू लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। अगर एनर्जी को मैं कुछ और लिखूं तो आप माइंड नहीं करेंगे। वर्क डन इज आल्सो एनर्जी, ठीक है, मतलब वर्क डन एनर्जी यू कुछ भी हो सकता है, तो आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपको कि 2 ही चार्ज है, 3 वोल्ट जो है ना आपका वो है वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो आपकी एनर्जी क्या होगी, ठीक है। तो ये सिंपल है, सीधा सा दिया हुआ है। एनर्जी मैंने पहले ही बताया, वर्क डन एनर्जी, आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है, चार्ज भी है, तो आपका पहला पहला जो मतलब जो फार्मूला आपके जहन में क्या क्लिक होगा कि डेल्टा वी इज इक्वल वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। अब आप यहाँ से देखोगे आपके पास वोल्टेज भी गिवन है, ठीक है, और आपके पास चार्ज भी गिवन है, तो आप सिंपली जो है ना वर्क डन फाइंड कर सकते हो। और मैंने पहले ही कहा कि अपने बुक्स में भी देखते हो कि वर्क डन इज इक्वल डेल्टा यू लिखा होता है, मतलब वर्क डन ही आपकी एनर्जी होता है, ठीक है। सो डेल्टा वी, मार्कर चेंज, ठीक है, डेल्टा वी, तो डेल्टा वी आपके पास कितनी है 3, और आपके पास ये क्यू इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, तो क्यू आपके पास कितना है 2e, क्यू की जहन में रखना e, ठीक है, और e इज इक्वल टू डब्ल्यू, या फिर आप u लिख सकते हो, और u आपकी एनर्जी। तो ये हो गया आपका 6e। अब आपको पता है e की एक अपनी वैल्यू है, e इज इक्वल टू, e एक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की चार्ज है 1.6 × 10⁻19, और यहाँ पे इसने बोला है पार्टिकल, तो उस पार्टिकल की ई की जो वैल्यू है वो कितनी 1.6 × 10⁻19, ये कांस्टेंट है, ये काफ़ी न्यूमेरिकल्स में आपको दी हुई होती है, अगर नहीं दी हुई है तो आपके अपने जहन में होना चाहिए। अगर यहाँ पे 6e ऑप्शन होता तो आप वो कर लेते, बट यहाँ पे 6e नहीं है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1.9 × 10⁻19। फिजिक्स में आपकी कैलकुलेशन भी स्ट्रांग होनी चाहिए। अब ठीक है, सॉरी ये 19 नहीं 1.6, ये क्या है 1.6, 6 × 1.6 × 10⁻19। अब जो पॉइंट्स के प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उसमें आप फिलहाल के लिए पॉइंट को इग्नोर कर दें, अभी कोई पॉइंट नहीं है। तो 6 मल्टीप्लाई 16 ये हो जाएगा 19, 16 96, ये आपको टेबलेट याद होता है, इंटू 10⁻19। और अभी ये जो पॉइंट 1 के बाद था ना, तो ये पॉइंट आप यहाँ दे दे, तो ये हो गया 9.6 × 10⁻19। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखेगा, जरूर क्यों नहीं दिखेगा, ये 9.6 × 10⁻19 ऑप्शन बिल्कुल सिंपल है, और लास्ट में आप यूनिट लगा देंगे जूल, क्योंकि वर्क डन भी आपकी क्या होता है, एनर्जी बुक्स में लिखा होता है वर्क डन इज इक्वल डेल्टा यू। मैंने पहले भी कहता हूँ कि बारीकी से पढ़ो, कैमडिकेट बच्चे को बहुत बारीकी से पढ़ना आना चाहिए, नहीं पढ़ रहा तो वो पढ़े, ठीक है ना। मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम मिस कर रहे होते हैं ना, कि इग्नोर करके यार ये इसमें ऐसे कुछ नहीं है, तो वही हम ना मतलब उससे हमारे कॉन्सेप्ट भी फ्लक्चुएट कर जाते हैं, वेव की सूरत में जा रहे होते हैं, ऐसे फिर पता नहीं चलता कहाँ जा रहे हैं, और जो है ना वो फिर एमसीक्यूज भी गलत हो जाते हैं। ओके, तो ये सिंपल एमसीक्यू था, आगे टिपिकल भी आएंगे, बट ये पास पेपर्स में दिए हुए तो हम कर रहे हैं, सिंपल नहीं है, प्रैक्टिस से होता है सब। ओके, तो इसको शायद हमें थोड़ा मूव करना पड़ेगा, ये इधर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है कि वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये वाला देखना नेक्स्ट। वर्क डन इन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेजर्ड। ये बोल रहा है वर्क डन, ये तो मैंने अभी अभी बताया, वर्क डन किसके बराबर होता है, ये डेफिनेशन पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट
चार्ज इज कॉल्ड वर्क डन। ये बोल रहा है कि एक चार्ज को आप मूव करवाओ, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मूव कराओगे? फॉर सपोज ये तो आप सबने देखा होगा, ठीक है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ठीक, और ये आपकी नेगेटिव प्लेट है। अब आप सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, ये बात याद रख लेना। मैंने आपको कहा है कि मैं सिर्फ एमसीक्यूज या फिर जो है ना मतलब सॉल्व नहीं करा रहा था, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा था, मैं आपको सिखा रहा होता हूँ कि एमसीक्यू सॉल्व किए कैसे जाते हैं। एक एमसीक्यू के साथ मैं आपको 10-20 कॉन्सेप्ट दे रहा होता हूँ, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमर्जेस फ्रॉम पॉजिटिव एंड एट द नेगेटिव टर्मिनल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ठीक है। और कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी पूछ लेता है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में होता है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब ये यहाँ पे बोला है इस क्वेश्चन में, तो उसके अपोजिट मूव करना है, मतलब ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ है, हमें इसको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना है, मतलब इस डायरेक्शन में। जाहिर सी बात है यहाँ से जब चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगा ना, तो वो खुद ही मूव करवाएगा, क्योंकि वहाँ पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसका मतलब है फोर्स भी इस डायरेक्शन में। मैंने आपको कहा इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन सेम होता है, ठीक है, वो कैसे होता है मैं आपको बता दूंगा। तो ठीक है, मतलब अगर आप इस डायरेक्शन मूव कराओगे तो वो खुद ही मूव करेगा, क्योंकि फोर्स वहां ऑलरेडी लग रहा है। लेकिन अगर आप इसको अपोजिट डायरेक्शन, मतलब यहाँ नेगेटिव से ऊपर मूव करवाओगे, तो आपको कुछ एनर्जी डालनी पड़ेगी, और उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? वर्क। मतलब आपको वो वर्क करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने आपको पूरी पोटेंशियल डिफरेंस टॉपिक समझा दी कि पोटेंशियल डिफरेंस हम किसको बोलते हैं। जब आप किसी चार्ज को अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करो, तो जो आपकी एनर्जी लगती है, जो आपका वर्क डन लगता है, दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस हम किसको बोलते हैं? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। उस चार्ज पे आपने कितना काम किया, दैट इज योर पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपका यही क्वेश्चन था, देखो तो आपका क्या क्वेश्चन है? सी। तो योर क्वेश्चन इज दैट कि वर्क डन मूविंग यूनिट पॉजिटिव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जब एक चार्ज को मूव करवाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? सो दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। ओके, आगे आते हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी इन इट्स डायरेक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी वेक्टर है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये अगेन सिंपल है, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया मैं मिस्टेक, ओके। ये मैंने वैसे पहले ही आपको बता दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे होती है आपको पता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब आपको पता है ये एरो वेक्टर को शो करता है, चार्ज वेक्टर नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और आपकी जो फोर्स है वो दोनों वेक्टर हैं। तो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स का डायरेक्शन होगा, वही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। फॉर सपोज कि अगर ये चार्ज है, इसको पे इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या है? ये, ठीक है, ऐसे। अगर ये दूसरी चार्ज है जिस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन क्या होगा? इस तरफ होगा। मतलब जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स होगा, उसी डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ठीक है। ये दूसरी बात है जो आपको याद रखनी है, मैंने आपको पहले एमसीक्यू में बता दिया था। सो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी इन इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इट सर्टेनिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या होगा हमारा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स के साथ होता है, ओके। द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू सेपरेटेड प्लेट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द रिलेशन, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के हम डिफरेंट फार्मूला पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। एक फार्मूला ये, एक फार्मूला हम पढ़ते हैं इज इक्वल के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। बट यहाँ पे इसने कुछ और ही पूछा है। इसने पूछा है कि आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, इजी है वैसे भी, इतना डिटेल में है नहीं, कि दो प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस होता है ना, ठीक है, वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं? प्लेट से तो पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, तो ई इज इक्वल वी अपॉन डी। सिंपली फार्मूला पूछा है, बड़ी मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे देखें क्या है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल वी अपॉन डी, कहीं पे डायरेक्ट है नहीं। अगर मैं यहाँ से वी फाइंड करूँ डेल्टा वी, तो डेल्टा वी हमारा क्या हो जाएगा? ई डी के बराबर, ठीक है। और ये ऑप्शन आपको दिख जाएगा, ये तो सिंपल था ये ऑप्शन, ओके। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? ये भी आप जो है ना आराम से कर लेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ई डॉट ए, सॉरी, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स के नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, ओके। तो ये ई डॉट ए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल, मैंने अभी बताया यार, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए, और ये क्या है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसका यूनिट क्या था मैंने अभी बताया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट
चार्ज, तो यहाँ पे मैं बता सकता हूँ न्यूटन पर कूलम, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू इसका क्या है यूनिट, न्यूटन पर कूलम, और यहाँ पे इसका मीटर, एरिया का क्या होता है आपका मीटर स्क्वायर, मतलब न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। पीछे जाएं, न्यूटन, ठीक है, न्यूटन 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 तो सब में, न्यूटन मीटर स्क्वायर था, ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे, इन दोनों में मीटर स्क्वायर है नहीं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम, कॉलम के ऊपर स्क्वायर नहीं था, सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, सो इस पेज का लास्ट क्वेश्चन है कि what will the effect on the capacitance of capacitor if area of each plate is doubled with the separation between the plates? wow, जबरदस्त क्वेश्चन। ये बोल रहा है what will the, ठीक है, आप ये क्वेश्चन पढ़ना, मतलब यहाँ पे वो निशान है नहीं है, ठीक है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इफ एरिया, ये वाला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है, इफ एरिया मतलब ये बोल रहा है कि अगर मैं एरिया को डबल कर दूं, ठीक है, और आपका जो है ना ईच प्लेट इज डबल्ड विद सेपरेशन, और जो आपका डिस्टेंस है, सेपरेशन आपको किसको बोलते हैं, डिस्टेंस को, उस डिस्टेंस को मैं अगर हाफ कर दूं तो आपका जो है ना कैपेसिटेंस क्या होगा। ये भी सिंपल, इतना मुश्किल है नहीं। अब बोलो सर आपके लिए तो सारे मुश्किल जो है ना वो आसान है। खैर ये देखें, तो इसने बोला कि अगर मैं एरिया को डबल कर दूं, ठीक है, ये पहले वाला है, इसको मिटा दें, और जो डिस्टेंस है उसको मैं अगर d/2 कर दूं, ठीक है, अगर मैं डिस्टेंस को हाफ कर दूं तो जो है ना वो आपकी कैपेसिटेंस क्या होगी। फार्मूला आप सबको याद होगा, एप्सिलॉन नॉट A/d, ये आपका फार्मूला है किसका, कैपेसिटेंस का। ओके, तो एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, उसको भी हम छोड़ ही देते हैं, C इज इक्वल ए को उसने डबल कर दिया तो मैं लिख सकता हूँ 2a, और उसने d को हाफ करा, d/2। अब ये आपको पता होना चाहिए, बल्कि इजी है जिनकी मैथ टाइट होगी, तो ये 2 इधर डिवाइड करा, इधर जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो मतलब 2 × 2 A/d सेम, ठीक है, तो ये 2 × 2 कितना हो गया 4। अच्छा एक मिनट, तो ये कैपेसिटेंस 4 टाइम्स बढ़ेगी, ठीक है, ये तो क्लियर है, बट मैं आपको एक अच्छे से समझाना चाहता हूँ बिगनर्स के लिए जिनकी ग्रिप नहीं है, ताकि उन्हें आराम से समझ आ जाए, ठीक है, मतलब एक, क्योंकि एक बार समझ आ गया ना तो फिर वो भी खुद कर लेंगे, ठीक है, वो तो समझ गए होंगे, मतलब जिनका थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। कब देखो एरिया उसने बढ़ा दी कितनी 2a, डिस्टेंस उसने हाफ कर दिया d/2, ये नया डिस्टेंस है, ये नई एरिया है आपकी, ठीक है, तो हमें नई कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। तो जो हमारी पहली कैपेसिटेंस है वो क्या है A/d, एप्सिलॉन नॉट को हम इग्नोर कर रहे हैं, चलो लिख देते हैं एप्सिलॉन नॉट A/d। मुझे फाइंड करनी है न्यू कैपेसिटेंस, क्या फाइंड करनी है, ये सी देश वाली ये, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इस फार्मूले में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और ए का क्या है, ए की वैल्यू क्या है, ठीक है, ये मुझे ये क्या फाइंड करनी है, ये सी नॉट, सी एप्सिलॉन नॉट, मतलब सी के ऊपर जो देश है ना वो फाइंड करना है, तो सी देश सेम रहेगा, एप्सिलॉन नॉट सेम। अब इस ए की वैल्यू क्या है, इस ए की वैल्यू है, इस ए देश की वैल्यू 2a, क्या वैल्यू है 2a, और डी की वैल्यू क्या है d/2, ठीक है, इस डी देश की वैल्यू क्या है d/2। अब 2 इधर डिवाइड कर रहा है, अब 2 इधर डिवाइड करा, इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, मतलब ये बनेगा आपका सी देश, ऊपर देखना, ठीक है, रेड वाला एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट को आप इग्नोर कर दो, वो वैसे भी कांस्टेंट है, ये तो समझ रहे हैं आप, ठीक है, ये आपको मुश्किल हो रही होगी। ओके, तो 2 × 2 4, और A/d, ओके, अब आप ये ध्यान में रखें A/d, ठीक है, A/d, ये वाला जो आपका पार्ट है, ये वाला आपका जो पार्ट है ये क्या है, ये वही सेम है, मतलब सी देश आपका आएगा 4 × c, मतलब ये जो आपकी न्यू कैपेसिटेंस आई, ये पहले वाले कैपेसिटेंस के 4 टाइम आई 4c, ठीक है, ये बिगिनर्स के लिए था, बहुत लंबा हो गया, बट वैसे भी उन्हें डायरेक्ट करके भी दिखाया, मतलब कैपेसिटेंस आपकी 4 टाइम्स बढ़ेगी। कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आता है तो वो ऐसे होता है, वैल्यू पुट करके कर सकते हो, कैपेसिटेंस बिकम 4 टाइम्स, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, होप सो ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो इजी थे, कॉन्सेप्चुअल हैं, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे आपके। ओके गाइस, तो बीच में रिकॉर्डिंग रुक गई थी, खैर, तो 8 MCQ पे आते हैं हम, ये वाला 10 voltage potential difference applied across the plate of capacitor 1 farad capacitor, what is the energy stored in capacitor, में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, आपके पास जो वोल्टेज है वो 10 है, और आपके पास जो कैपेसिटेंस है वो नेफ है, तो आपको जो है ना वो एनर्जी बतानी है, ठीक है, ये भी सिंपल है, आपको पता है U = 1/2,
सी वी स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला होता है 1/2 सेम, सी आपका 1 है और वी आपके पास कितनी 10, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा 100, ठीक है, और ये इधर आ जाएगा 100 पे 2 का टेबलेट तो 50, तो ये इजी था, डी इज इक्वल 50 जूल, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन देखें, दूसरा क्वेश्चन है आपका कि what if the charge stored on a 5 microfarad capacitor charged to the potential difference of 12 volt, ठीक है, कितनी चार्ज आएगी जब मतलब जो है ना 5 माइक्रोफेराड कैपेसिटर को कितनी चार्ज हम स्टोर कर सकते हैं जब उसके पास 12 वोल्ट हो। तो ये तो सिंपल है, क्यू इज इक्वल सी वी, हम पढ़ते हैं कि क्यू इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वोल्टेज, सी इज कांस्टेंट, ठीक है। तो क्यू आपसे पूछ रहा है आपकी सी है 5 माइक्रो, ठीक है, माइक्रो आप लास्ट में लगा देना, वी 12 तो ये कितना होगा 60, यहाँ पे माइक्रो था तो 60 माइक्रो कोलम आप लगा सकते हो, तो ये ऑप्शन आपका ए ठहरा, ठीक है, ये इजी था। The distance between two plates of parallel plate capacitor is 2 millimeter and area of each plate is 2 मीटर, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है 2, जो फार्मूला मैंने पहले ही बताया 2 मिलीमीटर है, बट और एरिया कितनी है 2 मीटर स्क्वायर, और आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस गिवन गया है 1 × 10⁻⁴ वोल्ट। फाइंड द कैपेसिटेंस, आपको क्या फाइंड करनी है कैपेसिटेंस, ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको पता है C इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, ओके, वो पेज टर्न, C इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, यही फार्मूला लगेगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, इफ आई एम राइट, मतलब मैंने बहुत टाइम से देखनी है वैल्यू, 8.85 × 10⁻12 जो है ना वो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, ठीक है, ये 12 है, और एरिया कितनी दी गई हमें, एरिया इज 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया ये रही, ओ ये रही आपकी एरिया, ठीक है, एरिया कितनी गिवन है हमारे पास 2 मीटर स्क्वायर, और हमारे पास डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इज 2 मिलीमीटर, ठीक है, डिस्टेंस इज डिवाइडेड बाय 2 मिलीमीटर, और मिली की वैल्यू आप सबको पता है, मिली इज इक्वल 10⁻³ सो ये हो गया आपका 10⁻³, ठीक है। अच्छा ये दो इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो ये दो दो यहाँ पे खत्म, 10⁻³ इधर है तो ये इधर जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो ये आंसर आएगा 8.85 × 10⁻⁹, हम देखते हैं कि ये ऑप्शन में है 8.85 10⁻⁹ सी। सिंपल, मतलब ये जो नंबरिंग होती है ना, देखने में ऐसा लगता है कि यही आप जो है ना इसको बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व नहीं कर सकते, बट बिल्कुल ईजी होता है, ठीक है। अगर यहाँ से आपको दिख गया हो तो मैं फिर से लिख के दिखाता हूँ वैल्यूज़, फार्मूला तो आपको पता है, C इक्वल एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, मैं बार बार इसलिए करता हूँ ताकि आपको सब आ जाए, मैं तो वैसे भी कर लेता हूँ। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखी थी हमने 8.85 × 10⁻⁻3, साथ में हमने 2 मल्टीप्लाई किए थे एरिया के, और डिस्टेंस था 2 मिलीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर, तो मिली की वैल्यू हम सबको पता है, मिली इज 2 × 10⁻³ मीटर, क्योंकि हम यूनिट सेम करते हैं, ये 2 में कैंसिल, ठीक है। अब ये बचा जो है ना 10⁻3, तो ये माइनस क्या है इधर जाके ये 12 आएगा, ठीक है, ये इधर जाके प्लस, तो ये सिंपली यहाँ से सब्सट्रैक्शन हो गई 2.5 10⁻⁹, ठीक है, जो हम पीछे करके आए। ओके, इफ द लेंथ width and separation between the plates of parallel plate capacitor is doubled then its capacitance become, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप लेंथ भी बढ़ा रहे हो, ठीक है, उसको 12 कर रहे हो, विड्थ को भी आप डबल कर रहे हो, और उसके बाद आपकी सेपरेशन यानी कि आप डिस्टेंस को भी डबल कर रहे हो, तो आपकी कैपेसिटेंस कितनी बढ़ेगी, ये भी मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी झट से कर लेते हैं। अगेन इसी फार्मूला पे कि कैपेसिटेंस इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, उसको इग्नोर करें, एरिया अपॉन में डी। अब एरिया किसके बराबर होती है, एरिया यू नो वेरी वेल, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि लेंथ इंटू विड्थ अपॉन में डी, ओके। एक बात याद रखना कि ये विड्थ भी क्या आपकी है लेंथ, तो एरिया को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ लेंथ इंटू लेंथ, तो मैं इसको ऐसे लिखूँ कि लेंथ इंटू लेंथ अपॉन में डी। अभी आपकी लेंथ भी डबल हुई, ये वाली विड्थ भी डबल हुई, और ये भी, ठीक है, ये दो दो में गए, बाकी बचे आपका U2, तो अगेन आप इसको ऐसे लिख सकते हो A अपॉन डी, मतलब 2A अपॉन डी, तो ये क्या हो गया आपकी डबल हो गई, क्या हुई डबल, समझ गए ना। एल की आप सेपरेट से बढ़ाओगे, एरिया को आप एल इंटू विड्थ लिखोगे, विड्थ को भी एल लिख लो, ठीक है, तो 2 × 2 एक 2 कैंसिल, मैंने पीछे पूरा प्रोसेस समझाया कि कैसे होता है। सो इधर आपका आ गया कैपेसिटेंस आपकी होगी डबल, ये मैंने थोड़ा जल्दी में करवा लिया, बट होप सो आप खुद से ट्राई करना हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, a point charge at a distance x from another point charge experience a force of repulsion, which of the following graph shows how the force is related। एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, किसी डिस्टेंस पे x डिस्टेंस पे,
और एक दूसरी पॉइंट चार्ज पे फोर्स एग्जिट कर रही है, तो उस पर ये तो आपको जहन में आ रहा होगा कि एक चार्ज है, दूसरी चार्ज पे फोर्स लगा रही है, एक पॉइंट चार्ज है, कॉलम्स लॉ है भाई। और कॉलम्स लॉ में क्या होता है, एफ इज इक्वल के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। हाउ द फोर्स इज रिलेटेड एक्स, एक्स क्या डिस्टेंस, फोर्स एक्स के साथ यानी कि डिस्टेंस के साथ कैसे रिलेटेड है, तो हम ग्राफ में देख लेते हैं कैसे रिलेटेड है। ओके, इफ़ यू आर लिसनिंग तो शहरी की याद आना रही, उस टाइम वीडियो बना रहा हूँ। तो फोर्स का रिलेशन क्या था, 1/x², ठीक है। मैं मानता हूं कि फोर्स का रिलेशन डिस्टेंस के साथ इनवर्स होता है, बट यहाँ पे इनवर्स ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि फोर्स, ठीक है, इधर देखना, फोर्स x² साथ डायरेक्ट ये होगा नहीं। बी ऑप्शन फोर्स इन 1/x, पहली बात तो ये होगा नहीं क्योंकि हमारा रिलेशन x² के साथ है। ये भी नहीं होगा। अब आप बोल सकते हो कि बच्चा ये डायरेक्ट दिया सकता है, बट अभी पूछो कि सर इनवर्स रिलेशन ये स्ट्रेट लाइन कैसे बन रहा है, इसने ग्राफ फोर्स और x² के बीच में नहीं बनाया है, ठीक है। जब ऐसा होता है ना कि फॉर्म ऐसे लिखते हैं ना कि भाई फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x², ठीक है। तो इसको ग्राफ बनानी चाहिए थी ऐसे, फोर्स और इधर x² लिखना था, फिर जो भी ग्राफ बनती। इसने इधर 1/x² लिख लिया है। अब ये देख के बच्चे बोलेंगे सर स्ट्रेट तो बनेगी नहीं इसमें, बट ये पहले से इन्वर्स है, जैसे हम उसमें कहते हैं ना उसमें क्या है यार वो बॉयस लॉ में, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे अभी ये ऑलरेडी जो है ना 1/, में है, तो ये लाइन स्ट्रेट बनेगी। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, आगे क्या है कि the column force between two charges Q1 is equal 1c and Q2 is equal 2 near the distance between charges is 3 meter. What is the charge of Q2? Again ये simple है, F is equal to Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है। इसमें कोई फारसी नहीं है। F आपके पास जो है ना वो कितनी है, 2 न्यूटन। F ये रही, F आपके पास है 2 न्यूटन, ठीक है। इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है। F इज इक्वल के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। F आपके पास रही 2, Q1 जो है वो बची आपके पास 1, और Q2 आपको फाइंड करनी है, और डिस्टेंस आपका 3 है, तो मतलब उसको मैं 9 लिख सकता हूँ। और ये रहा साइड में के की वैल्यू बाद में लिखेंगे। तो 2 × 9 ये हो गया 18 इंटू, ठीक है 18, और इधर होगा के की वैल्यू हम लिख देंगे 10.9 इंटू Q2 से। तो ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, तो इस पर लगेगा 2, इसमें लगेगा 1, मतलब ये बचेगा 2 × 10, 1 × 10⁻9। तो ये इधर प्लस का है, ऊपर जाके माइनस का 2 × 10⁻9। होप्स ऑफ कैलकुलेशन समझ रहे होंगे। सो 2 × 10⁻9, सी ऑप्शन इज द राइट। सिंपल था ये तो। ओके गाइस, तो हम 14 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो 14 में देखें, द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द पोजीशन आर वेक्टर, ठीक है। ये आर पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। आर पोजीशन वेक्टर इज 4i + 3j, ठीक है, 4i + 3j कॉज बाय पॉइंट चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकोलम। चार्ज कितनी है, 5 माइक्रोकोलम प्लेस्ड एट ओरिजिन। ये भी यूएचएस के 2017 में आया हुआ है। तो ये पूछ रहा है कि इसकी जो आर यानी कि जो डिस्टेंस है वो आपका कितना है, 4i + 3j वेक्टर के फॉर्म में है, ठीक है। और आपकी जो क्यू है वो है 5 माइक्रोकोलम। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। ओके गाइस, तो आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक फार्मूला है, ई इज इक्वल, अच्छा इसमें ना मतलब ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है, बट इतना भी लेंदी नहीं होगा, आप कर सकते हो। बट यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है, समझाने में आपको स्टेप बाय समझाना पड़ेगा। तो मैं आपको मेथड बता देता हूँ, कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ, मतलब कैलकुलेशन करवाता हूँ, अगर यहाँ पे स्पेस में अगर मसला नहीं होता तो। आपको पता होगा कि जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता है ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, सॉरी यार, ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर।
अगर आप लोगों ने नोट किया है, मैंने पहले ही बताया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और इसका डायरेक्शन क्या होता है, वो फोर्स की डायरेक्शन में होता है। और वेक्टर में आपको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों से जो है ना वो खेलना पड़ता है। तो अगर आपने देखा होगा जो भी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उनका फार्मूला जब भी लिखा होता है बुक में तो साइड में एक यूनिट वेक्टर भी लिखा होता है। यूनिट वेक्टर क्यों लिखा होता है, क्योंकि यूनिट वेक्टर टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन, ठीक है। हम पढ़ते हैं ना, ये फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा यूनिट वेक्टर्स, उनको पता होगा। तो ये लिखा होता है। अब मेरे को बताओ कि अब जिनको पता है, ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम पढ़ा है उनको पता होगा, और जिनको नहीं पता है मैं उनको बता देता हूँ कि यूनिट वेक्टर आपका होता क्या है, ठीक है। यूनिट वेक्टर आप बोलते किसको, यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर विच इज डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। वेक्टर, ठीक है, वही वेक्टर आप उसको उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। और ये भी आपको पता है कि हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो इस तरह से लिखते हैं मोड के फॉर्म में। तो अगर मैं इस फार्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करूँ तो मैं किस तरह करूँगा, ठीक है, तो मैं ये वाली वैल्यू इस वेक्टर की जगह पे पुट करूँगा, इसकी जगह पे। तो मैं क्या लिखूँगा, आर वेक्टर अपान में आर मैग्नीट्यूड, ठीक है, क्या लिखूँगा, आर मैग्नीट्यूड। और आपको आर वेक्टर की वैल्यू पता है जो पीछे दी गई है, इज इक्वल आर इज इक्वल टू 4i + 3j, ठीक है, ये वैल्यू दी हुई है पीछे। ये किसकी वैल्यू है, ये आर वेक्टर की वैल्यू है, मैग्नीट्यूड की वैल्यू नहीं है। मैग्नीट्यूड हम खुद फाइंड करेंगे, वो होता है आपका रिजल्टेंट। वो आपको पता है हम कैसे फाइंड करते हैं, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। हम इस तरह से आपका जो है ना वो रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करूँ मैं 4 स्क्वायर, और बी की वैल्यू जो है मतलब कि यहाँ पे 3 होल स्क्वायर और अंडर रूट। तो ये कितना आएगा, आर इज इक्वल 16 + 9 और अंडर रूट पे आएगा 25। मतलब आपके पास जो रिजल्टेंट यानी कि उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड मिला वो कितना मिला, 5। तो इसको 5 को हम फार्मूले में पुट करते हैं, ठीक है, ये आप समझ गए होगे, वरना वीडियो को पॉज करके आप लिखना। यहाँ पे आप देख रहे हो पेज का मसला है। तो मैं लिख सकता हूँ कि E इज इक्वल टू के क्यू, या वैल्यूज़ लिखते हैं। के की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁻9, ठीक है, और क्यू 5 × 10⁻6, और आपका आर वेक्टर, ठीक है, और वो वेक्टर क्या है, 4i + 3j 3j, जी नहीं जे, और आर स्क्वायर, आर की वैल्यू आई थी 5, ठीक है, आर की वैल्यू कितनी आई थी, 5। नहीं समझ आया तो पीछे करके देख लें। आर की वैल्यू कितनी आई थी, 5, उसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे 5 स्क्वायर है, तो 5 स्क्वायर, और ये अगेन आर, और अगेन आर की वैल्यू कितनी है, 5। तो ये कितना होगा, 9 × 10⁻9 × 5 × 10⁻6, ठीक है। इसको भी आप फिलहाल रख लें, इसको भी जहन में रखें, इसको हम लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, और लास्ट में कितना आएगा, 5 स्क्वायर 25, और 25 मल्टीप्लाई बाय 125। तो ये इधर गया, और ये कितना बचेगा, 2000, ये बचेगा 25, ठीक है, और 9 में से -6 गए तो ये भी बचेगा कितना, 10, 3, मतलब ये वाला टर्म गया आपका कैंसिल। सो 9 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू, ये आपका आएगा 9 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है। तो हमारा क्या आया था, 9 × 10 पावर, ठीक है, -6 हम जो है ना वहाँ से कैंसिल किया था, 10⁻3, और नीचे आया था 25, ठीक है। और जो वेक्टर हमने नहीं लिखा था, दैट इज़ 4i + 3j, जिसको हम लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा। सो 9 डिवाइडेड बाई 25 अगर आप करेंगे कैलकुलेटर पे तो मेरे हिसाब से ये आएगा 0.36 × 10⁻3, ठीक है, और 4i + 3j, ये j। तो इसको आप ऐसे शिफ्ट करके, ठीक है, ये जो कैंसिलेशन होगी यहाँ पे वो करके, फिर इसका जो आंसर आएगा ना, अभी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, ठीक है, उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक फॉर सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका आंसर 5 आया फॉर सपोज। तो 5 × 4 इज इक्वल 20i + 5 × 3 15j, ये मैंने एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप करेंगे जब मल्टीप्लिकेशन, ये आप करके देखना और मेरे को कमेंट में बताना इसका आंसर क्या आ रहा है। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। वो जैसे हम बोलते थे ना सर वालों को, सर आप जो है ना इजी इजी कर रहे हैं, मुश्किल हमारे लिए छोड़ें। खैर मैंने सारा सॉल्व करा दिया, सिर्फ कैलकुलेटर पे आपको नंबरिंग पुट करनी है और आंसर निकालना है। तो इनमें से जो भी आंसर आएगा वो आपको जो है ना करना है, और जो है ना यूनिट्स का भी ख्याल रखना है, ठीक है, बाकी वैल्यूज़ मतलब सेम है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फोर्स पर यूनिट चार्ज का न्यूटन पर कॉलम, तो ए या डी में होगा, ये भी मैंने आसानी कर दी, ए या डी में से होगा, वो आप कर लेना। ओके, उसके बाद है
उसके बाद द मैग्नीट्यूड ऑफ के हैविंग अ यूनिट ऑफ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम। ये तो सिंपल है कि आपसे ना के की वैल्यू पूछ रहा है, ये तो बच्चे को याद होती है 9 × 10⁻9। सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, ओके 16 इसमें से कट हो गया शायद। चलो फिर जो जहाँ से हम वहीं से करते हैं। फ्री फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स किसी भी पर यूनिट चार्ज पे लगे तो उसको आप क्या बोलते हो? कब से मैं इसी बात पे बेस कर रहा हूँ, दैट इज नोन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। सो सी ऑप्शन इज द राइट। इसको ऊपर कर लेते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। Electric field strength of point charge is E and electric potential is V at a distance R from the point charge। ठीक है, ये बोल रहा है अगर किसी का जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E है और पोटेंशियल जो V है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट फॉर द सेम पॉइंट चार्ज वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज E। अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E/4 हो जाए तो आपका वोल्टेज कितना होगा? तो आपको पता है जो मैं ना पिछले एमसीक्यूज में बता चुका हूँ कि E इज इक्वल टू KQ/R²। अभी भी हमने करा, और V का मैं बता चुका हूँ, V इज इक्वल KQ/R। अब यहाँ पे बात है डिस्टेंस की। किसकी बात है? डिस्टेंस की। तो ये बोल रहा है कि E, अगर आपकी E जो है ना, इसने क्या बोला, अगर E इज इक्वल आपकी E/4 हो जाए तो आपकी V कैसे होगा? V कैसे चेंज होगा? अब E का रिलेशन है R² से, ठीक है, 1/R² से। अगर E 4 टाइम्स कम हुआ है, E क्या हुआ है? 4 टाइम्स कम हुआ है, तो मैं बोल सकता हूँ कि आपका रेडियस जो है वो 2 टाइम्स बढ़ा है। कैसे? जब रेडियस आपका 2R होगा, है ना, मार्कर R आपका जब 2R होगा तभी जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा 1/2R, तभी इसका आंसर क्या आएगा? 1/4R²। और मैं बोल सकता हूँ कि E की वैल्यू 4 टाइम्स कम हुई। ठीक है, मतलब R जब 2R होगी, ये मतलब फैक्टर क्वेश्चन होता है ना, फैक्टर के अगर मैं इसको इतना वेरी कर रहा हूँ तो कितना चेंज आएगा उस हिसाब से, क्योंकि ये R² के साथ रिलेशन है ना। ठीक है, तो 2R होगी तभी इसका जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 4 टाइम्स कम होगी। तो सेम मैं बोल सकता हूँ कि वोल्टेज मतलब R जो है वो किस हिसाब से चेंज हो रहा है? 2R से। तो 2, तो V कितनी चेंज होगी? V/2 से। ठीक है, तो ये भी इजी था, कुछ मुश्किल नहीं है। तो इसका आंसर कितना आएगा? V/2, सी ऑप्शन। A particle carrying a charge of 5 falls through a potential difference of 25 volt. What would be the energy acquired for particle? ये मैं पहले भी करा चुका हूँ। ठीक है, एनर्जी पूछ रहा है आपके पास वोल्टेज और चार्ज, या फौरन से जाए फार्मूला पे जाएंगे, वर्क डन फोर्स पर यूनिट, वर्क डन इज इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट चार्ज V/Q। एनर्जी पूछ रहा है तो V, यार उल्टा लिख दिया मैंने। ओके, तो आप यहाँ से फ़ौरन से जाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल वर्क डन पर यूनिट चार्ज। आपसे वर्क डन पूछ रहा है, मतलब एनर्जी पूछ रहा है, तो V/Q इज इक्वल एनर्जी। ठीक है, और V आपके पास कितनी है? 25, और E कितनी है आपके पास? 5E। चार्ज कितनी है आपके पास? 5E। तो 25 × 5 इज इक्वल 125, और E की वैल्यू कितनी है मैंने पहले भी बता चुका हूँ, 1.6 × 10⁻19, और ये आप सबको भी याद होगी। सो 125 × 1.6 × 10⁻19 जूल, बगैर डाउट के सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, आगे क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट बिटवीन ऑपोजिट चार्ज प्लेट इज E इफ द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज रिड्यूस्ड टू हाफ। अगर आप डिस्टेंस को हाफ कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? ठीक है, तो इसने यहाँ पे डिस्टेंस की बात की है, बोल रहा है कि अगर मैं डिस्टेंस को हाफ कर दूँ, D को हाफ कर दूँ, तो आपकी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? अब आपको फ़ौरन से जब डिस्टेंस की बात होगी तो आपको फ़ौरन से याद आएगा E इज इक्वल V/D। अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस को E डिस्टेंस के साथ क्या है? इनवर्स रिलेशन है। तो सिंपल, अगर आप इसको 2 टाइम्स कम करें तो E आपकी 2 टाइम्स बढ़ेगी। सो 2E ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है।